हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्शन के दौरान मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इन बिटवीन कुछ स्पीशीज़ बनती हैं, कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। उनका जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 10⁻⁻6 सेकंड या उससे भी कम होता है। 10⁻⁹ सेकंड्स भी हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। ऐसी स्पीशीज़ जो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के बीच में बनते हैं, दरमियान में बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उन स्पीशीज़ को नाम दिया जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बात करेंगे कार्बोकैटाइन या कार्बेनियम की। कार्बोकैटाइन के अलावा भी और इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कार्बेनियन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन, नाइट्रीन, एराइंस। तो आज हम पहला जो इसमें से है कार्बोकैटाइन, उसकी बात करेंगे। कार्बोकैटाइन या कार्बेनियम या अर्लियर इसका नाम कार्बोनियम भी दिया जाता था। क्या होते हैं? Carbocation is a group of atoms in which a carbon atom carries a positive charge and it contains only 6 electrons in its valence shell। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन्स देखें, उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ऐसी स्पीशी को या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम नाम देते हैं कार्बोकैटाइन का या फिर कार्बेनियम का। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं और कोई लोन पेयर इसमें मौजूद नहीं है, तो इस कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा वो हम ऑलरेडी फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऊपर जो आई बटन अभी अपीयर हो रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें आप छोटा सा वीडियो है जिसमें आप कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज समझ सकते हैं कि हम किस तरह से किसी एटम को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज असाइन करते हैं, या किसी का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, वो कैसे होता है, वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है, इस ग्रुप का नाम आ जाएगा मिथाइल, क्योंकि ये CH3 है। इस तरह से CH3 और कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें इस कार्बन के 2, 2, 4 और 2, 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में। तो ये बन गया हमारा मिथाइल कार्बोकैटाइन। इसी तरह से ये है इथाइल कार्बोकैटाइन। इसमें इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे, इस कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इथाइल कार्बोकैटाइन। दिस इज मिथाइल कार्बोकैटाइन and this is ethyl कार्बोकैटाइन। सिमिलरली प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, इस तरह के कार्बोकैटाइन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटाइन्स। कार्बोकैटाइन्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटाइन। 3 टाइप के कार्बोकैटाइन्स हैं। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटाइन्स क्या है? ये इस बेसिस पर है कि जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या जिसे हम कार्बोकैटाइनिक कार्बन कहते हैं, वो कार्बन किस टाइप का है।
अगर एक प्राइमरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। अगर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहेंगे, और अगर टर्शरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम टर्शरी कार्बोकेटाइन कहते हैं। देयरफॉर कार्बोकेटाइंस के 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इथाइल कार्बोकेटाइन। इथाइल कार्बोकेटाइन में अगर आप इस कार्बन को देखें, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देखें, तो ये एक प्राइमरी कार्बन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन होता है, इट इज़ अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, इट इज़ बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम। तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन हो गया, इस वजह से इस कार्बोकेटाइन को हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। अब इस कार्बोकेटाइन में आप देख लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन जो यहाँ पर है वो सेकेंडरी कार्बन है, इसका मतलब ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। ये जो कार्बोकेटाइन मैंने बनाया है, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। सो दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल में आप इस कार्बन को देखें, टर्शरी कार्बन है, इट मीन्स दिस इज ए टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल्स हमारे पास है। इथाइल कार्बोकेटाइन इज ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज ए टर्शरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी में आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अभी हमने मिथाइल कार्बोकेटाइन बनाया था। मिथाइल कार्बोकेटाइन भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन आप जानते हैं प्राइमरी कार्बन जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ऐसा कार्बन जो किसी भी दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, और वो कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इस वजह से हम मिथाइल कार्बोकेटाइन को अलग से कंसिडर करेंगे। मिथाइल के अलावा जो बाकी प्राइमरी कार्बोकेटाइंस होंगे उनको हम अलग रखेंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। इस तरह से कैटेगरीज तो 3 है, लेकिन हम इनको 4 अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर लेंगे, राइट। तो यह आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइंस बनते कैसे हैं, कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन के कई तरीके हैं। एक है बाय हेटेरोलिसिस। किसकी हेटेरोलिसिस? हेटेरोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की अगर हेटेरोलिसिस हो जाए तो कैसे होगी? आप जानते हैं X एटम जो है, हेलोजन एटम, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जब इसकी हेटेरोलिसिस होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा किस पर? X के ऊपर। तो बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि हेलोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसका मतलब कार्बोकेटाइन बन गया। फॉर एग्जांपल, इस कंपाउंड को आप देख लीजिए, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा बाय हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस का मतलब होता है कि बॉन्ड जब टूटता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर किस पर शिफ्ट हुए? ब्रोमीन पर शिफ्ट हुए। कार्बन को कुछ भी शेयर नहीं मिला, इस वजह से कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हमारे पास आ गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और साथ में क्या बना, ब्रोमाइड आइन। एक ये मेथड आ गया बाय हेटेरोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड। दूसरा मेथड है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन जब की जाती है, डिहाइड्रेशन का मतलब आप जानते हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन जब की जाती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑन हीटिंग, तो वहाँ पर भी एक कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे मान लीजिए एक अल्कोहल है इथेनॉल, या कॉमनली जिसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। जब हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये H पॉजिटिव आयन जब इस अल्कोहल के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस H पॉजिटिव के साथ शेयर कर लेता है। जब शेयर कर लिया तो क्या बन गया, CH3 CH2 OH2। OH के ऊपर एक और H आ गया, ये बन गया OH2। और ऑक्सीजन पर अब सिर्फ एक लोन पेयर रह गया। एक लोन पेयर इसने H पॉजिटिव के साथ शेयर कर लिया। ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर है अब, जिस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये एक आयन बन गया है जिसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सोनियम का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सोनियम आयन में हेटेरोलिसिस हो जाएगा। हेटेरोलिसिस क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। वो उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। कैसे, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो OH2 वाला पार्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या हुआ, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में क्या निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से एक इथाइल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हुआ। तो किसके दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान। डिहाइड्रेशन, इस अल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, फिर ये कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट है ये फर्दर रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और तरीका आप देख लीजिए कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन का। बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और प्रोटोनेशन का मतलब है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ए प्रोटॉन, दैट इज H पॉजिटिव। वो कैसे होगा, सपोज हमारे पास एक एल्कीन है इथीन। इथीन रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव के साथ। ये H पॉजिटिव कहाँ से प्रोड्यूस होगा, एक एसिड से, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से। अब ये H पॉजिटिव इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की भी वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। तो H पॉजिटिव जो है वो इन दो कार्बन में से किसी एक पर अटैक कर सकता है, किसी एक पर रिएक्ट कर सकता है। कैसे जुड़ेगा, ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इस पाई बॉन्ड के ज़रिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और
H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा? थ्रू दिस कार्बन और दिस कार्बन। दोनों कार्बन यहाँ पर आइडेंटिकल है, तो किसी भी एक कार्बन के ज़रिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस H पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। मान लीजिए इस कार्बन के ज़रिए ये पाई बॉन्ड इस H पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, और इस CH2 का इस H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बन गया। मतलब इस CH2 के ऊपर अब तीसरा H आ गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH2 नहीं लिखेंगे बल्कि CH3 लिखेंगे। और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ज़रिए जुड़ गया H पॉजिटिव के साथ, इस कार्बन को शेयर नहीं मिला, तो इस वाले कार्बन पर क्या क्रिएट हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसका मतलब एक कार्बोकैटायन बन गया। तो ये आगे कुछ तरीके जिनसे कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन होती है। अब ज़रा जल्दी से हम देखेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोकैटायन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जिस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, उसके कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड किस तरह से बने हैं, शेप कैसी है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो जब हम कार्बोकैटायन में देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और कार्बोकैटायनिक कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि इसमें जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होते हैं 120 डिग्री एंगल पर, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होती है। देयर इज वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, p टाइप की ऑर्बिटल होती है ये, मतलब कि शेप की डम्बेल शेप की। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस तरह से हम बना सकते हैं, एक कार्बन एटम है, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिन्होंने बॉन्डिंग कर ली है, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, और उन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए। ये 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बने हैं? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने ये बॉन्ड्स बना लिए हैं। इनके बीच में एंगल कितना है आप देख सकते हैं, 120 एंगल है सबके बीच में, 120 डिग्री एंगल पे। और ये तीनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में हैं, दीज आर प्लेनर जस्ट लाइक माई हैंड, प्लेनर। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो किस तरह से है? दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, डम्बल शेप, इसके 2 लोब्स, और ये जो 2 लोब्स हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 3 बॉन्ड्स। परपेंडिकुलर का मतलब है कि अगर ये 3 बॉन्ड हैं अगर वो इस तरह से है एक प्लेन में, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लोब है, एक लोब इस प्लेन के ऊपर और एक लोब इस प्लेन के नीचे, राइट। दिस इज वैकेंट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कार्बन के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, मतलब इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको हम वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहेंगे, राइट। सो व्हाट इज द शेप ऑफ कार्बोकैटायनिक कार्बन? कार्बोकैटायनिक कार्बन की शेप कैसी है, मतलब उस पर जो बॉन्ड्स है उनकी शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री, एंड देयर इज वन वैकेंट p ऑर्बिटल विच इज
unhybridized and it is perpendicular to the plane of the 3 bonds, right? ये आ गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। स्टेबिलिटी में ही हम रिएक्टिविटी की भी बात करेंगे। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, मतलब हायर द स्टेबिलिटी लोअर इज द रिएक्टिविटी और लोअर द स्टेबिलिटी हायर इज द रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर उसका उलट होगा, उसका रिवर्स होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स में हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जनरली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा फैक्टर है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और तीसरा फैक्टर है रेजोनेंस। अब ये 3 फैक्टर्स किस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अफेक्ट करते हैं, ये समझने के लिए पहले आप देख लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होगा। मैं 4 कार्बोकेटाइन्स बनाऊंगा। पहला कार्बोकेटाइन मैंने बनाया है मिथाइल कार्बोकेटाइन। सेकंड मैंने बनाया इथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल CH3 और ये इथाइल है CH3CH2 कार्बोकेटाइन। दोनों प्राइमरी हैं। मैंने कहा था कि प्राइमरी में ज़्यादा कॉमन ये है इथाइल, ये भी प्राइमरी ही है लेकिन इसको हम अलग रखते हैं। उसके बाद मैंने कहा था आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है वो है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और सॉरी यहाँ पर एक H आएगा, हाँ, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और फाइनली जो टर्शरी में आता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यह आ गया सेकेंडरी, यह आ गया टर्शरी। अब ज़रा देखना यह है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और हमने किस बेसिस पर देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होगा? आप जानते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। और हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम जो होते हैं दे आर नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, मतलब वो बॉर्डर लाइन पर थे +I और -I ग्रुप्स के। मतलब ये हाइड्रोजन एटम जो है ना तो ये कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर रहे हैं। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहे। अब ज़रा इथाइल कार्बोकेटाइन में देख लीजिए। इथाइल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है, +I इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ज़रा देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को किस तरह से अफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज को डिक्रीज करने का मतलब है उस स्पीशी को स्टेबलाइज करना। जो ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो इस ग्रुप को डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। मतलब इस मिथाइल ग्रुप ने इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज किया। इस कार्बन को किसी भी ग्रुप ने स्टेबलाइज नहीं किया था, इस कार्बन को या इसके पॉजिटिव चार्ज को एक मिथाइल ग्रुप ने स्टेबलाइज कर दिया। मतलब इथाइल कार्बोकेटाइन मिथाइल कार्बोकेटाइन के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। अब ज़रा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन को देख लीजिए। इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं।
जिनका इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट, मतलब दो मिथाइल ग्रुप्स इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं या उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ये इथाइल से भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। और टर्शियरी ब्यूटाइल में आप देख लीजिए 3 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं कार्बोकेटाइन के साथ, मतलब ये तीनों ग्रुप्स इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पर टर्शियरी नंबर 1 पे आ जाएगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम और मिथाइल सबसे कम। तो ऑर्डर क्या बना? ऑर्डर कुछ इस तरह से बना, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स आर द मोस्ट स्टेबल while primary carbocations are the least stable on the basis of inductive effect। inductive में भी कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, राइट। अब जरा हाइपर कन्जुगेशन की बात करेंगे। जो सेकंड फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है हाइपर कन्जुगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कन्जुगेशन अगर हम देखें, सेम ऑर्डर मिलता है, मतलब टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे और प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स सबसे कम स्टेबल। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक इथाइल कार्बोकेटाइन की एग्जांपल ले लेते हैं। इथाइल कार्बोकेटाइन में मैं इस तरह से ड्रा कर रहा हूं, यह आ गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन में आ सकते हैं। डीलोकलाइजेशन कैसे होगा? यहाँ से देख लीजिए, ये जो CH बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक। कार्बन और इस H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचा, यहाँ पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से आ गया। इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और इस डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और इस हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो दूसरा CH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। क्या बन गया? इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पर ये तीसरा बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन गए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन का, ये पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज हो गया। पहले ये कार्बन पे था, फिर अगले स्ट्रक्चर में ये इस हाइड्रोजन पे आ गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस हाइड्रोजन पे आ गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस हाइड्रोजन पे आ गया। पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया या डीलोकलाइज हो गया। जब चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इस हाइपर कंजुगेशन ने इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करके उसको स्टेबलाइज कर दिया। कितना स्टेबलाइज किया उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? 4। आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, मतलब उन्होंने इसको स्टेबलाइज कर दिया, राइट। ये तो मैंने किसकी बात की? ये मैंने इथाइल कार्बोकेटाइन की बात की। इथाइल कार्बोकेटाइन इज ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब जरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में
हमने आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनाया था। आइसोप्रोपाइल में देख लीजिए, क्या ये कार्बन अल्फा होगा? यस। क्या ये कार्बन भी अल्फा है? यस, क्योंकि कार्बोकेटाइनिक कार्बन के एडजेसेंट हैं तो अल्फा कहलाएंगे। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6 + 1 7। तो क्या इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बने एज कम्पेयर टू प्राइमरी इथाइल के मुकाबले में? यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। फिर ज़रा टर्शरी कार्बोकेटाइन को देख लीजिए। टर्शरी कार्बोकेटाइन में हमने पढ़ा था टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल में देख लीजिए, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 और 3 और 3, टोटल कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 10, राइट। 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब और ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो प्राइमरी जैसे इथाइल में सिर्फ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, आइसोप्रोपाइल में 7, जबकि टर्शरी ब्यूटाइल में 10। तो इस तरह से स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी हम कह सकते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन्स, राइट। अब तीसरा फैक्टर था रेजोनेंस। अगर किसी कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस कार्बोकेटाइन का उस डबल बॉन्ड के साथ, उस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ रेजोनेंस हो सकता है और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस कार्बोकेटाइन को देख लीजिए, कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पर क्या है? एक डबल बॉन्ड है। इस ग्रुप का नाम है एलाइल ग्रुप और इस कार्बोकेटाइन का नाम बनेगा एलाइल कार्बोकेटाइन। इसमें आप देख लीजिए, इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे इस तरह से। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, इसका मतलब इस जगह पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। रेजोनेंस हो गया और रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया, जिस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई, राइट। तो जब भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा किसी कार्बोकेटाइन में तो वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एलाइल कार्बोकेटाइन एक एग्जांपल आ गया। इसी तरह से आप देख लीजिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के एडजेसेंट क्या है? एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के अंदर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। तो इनका भी उसी तरह से रेजोनेंस होगा इस कार्बोकेटाइन के साथ जैसे इस एक डबल बॉन्ड का हुआ था। ऑल्दो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी एलाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो उसमें हमने देख लिया कि इन 3 में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसके ऑपोजिट होगा। रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और टर्शरी कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी सबसे कम। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एक और रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करेंगे, कार्बेनियन की बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।